नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023। जी हाँ, तो बिहार एसएससी 10+2 यानी कि इंटर लेवल 2023 का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो रुक्मिणी टेस्ट सीरीज जो कि प्लेटफॉर्म भी है। जी हाँ, तो जो कि प्लेटफॉर्म भी है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 17। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट 17 यानी कि 17 नंबर सेट हम करने वाले हैं। हमने 1 से लेकर 16 तक प्रैक्टिस सेट नंबर कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर टिक करके सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हम 75 जीके और जीएस का बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल डिटेल्ड के साथ उसका सॉल्यूशन करते हैं, जो आपकी बिहार एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो जो आज का सेट होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, आज का जो सेट होने वाला है वो टेस्ट सीरीज नंबर 17 है। कौन सा है? टेस्ट सीरीज नंबर 17 जो है आज करने वाले हैं, जिसमें हम 75 क्वेश्चन जीके जीएस के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? जो तो दीफू दर्रा जो है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? तो दीफू दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडीला दर्रा भी जो है अरुणाचल प्रदेश में ही है। और कौन सा हो जाता है? तो यांग याप। जी हाँ, तो यांग, ध्यान दीजिएगा, यांग याप दर्रा भी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाता है। अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर बात की जाए जय लेपला दर्रा, जी हाँ, तो जय लेपला दर्रा जो है वो कहाँ हो जाता है? तो ये हो जाता है सिक्किम में। कहाँ हो जाता है? आपका सिक्किम में जय लेपला दर्रा हो जाता है। अगर बात किया जाए बाड़ा लाचला, कौन सा? बाड़ा लाचला। जी हाँ, तो बाड़ा लाचला दर्रा की बात करें तो बाड़ा लाचला दर्रा जो है आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अगर पीर पंजाल की बात की जाए, जी हाँ, तो पीर पंजाल की बात की जाए तो पीर पंजाल जो है आपका जम्मू कश्मीर में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? जम्मू कश्मीर में हो जाता है। जो जिला की बात की जाए, जी हाँ, तो जो जिला की बात की जाए तो जो जिला जो है लद्दाख में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? लद्दाख में हो जाता है। जी हाँ, तो लद्दाख में जो जिला हो जाता है। नीति दर्रा की बात की जाए, जी हाँ, तो नीति दर्रा, तो नीति दर्रा कहाँ हो जाता है? तो नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? उत्तराखंड में आपको नीति दर्रा हो जाता है। अगर बात किया जाए रोहतांग दर्रा, कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा की बात की जाए तो रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाता है? तो रोहतांग दर्रा जो है आपको हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। माना दर्रा, कौन सा दर्रा? माना दर्रा कहाँ हो जाता है? तो उत्तराखंड में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? उत्तराखंड में जो है आपका माना दर्रा हो जाता है। अगर बात किया जाए बुर्जिल दर्रा, कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा जो है वो कहाँ हो जाता है? तो बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? जम्मू कश्मीर में जो है आपका बुर्जिल दर्रा हो जाता है, जो आपके लिए सारे के सारे दर्रा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा हो जाता है, बोमडीला दर्रा हो जाता है, और यांग याप दर्रा हो जाता है। आपका जयलेपला दर्रा सिक्किम में हो जाता है, बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में होता है, जो जिला दर्रा लद्दाख में हो जाता है, नीति दर्रा उत्तराखंड में हो जाता है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, माना दर्रा उत्तराखंड में हो जाता है, बुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में बोला जा रहा है भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है? जी हाँ, तो भारत में सबसे लंबी बांध जो है वो कौन सी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध जो है वो सबसे लंबी बांध हो जाती है। अगर पूछा जाए हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है आपका महानदी पर। कौन सी नदी पर? महानदी पर जो है ये स्थित हो जाता है। और महानदी पर जो है वो कहाँ स्थित हो जाता है? संबलपुर में है। कौन सा है? आपका संबलपुर में जो है ये आपका हो जाता है। क्या हो जाता है? संबलपुर में हो जाता है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए, जी हाँ, तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 4000
4800 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है। क्या होती है? 4800 इसकी लंबाई हो जाती है। अगर बात करें भाखड़ा नांगल की, भाखड़ा नांगल बांध की बात की जाए तो भाखड़ा नांगल बांध जो है आपको सतलज नदी पर है। कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर स्थित हो जाता है और ये विश्व की सबसे ऊंची बांध है। क्या है? सबसे ऊंची बांध जो है वो आपके भाखड़ा नांगल बांध हो जाता है। अगर बात की जाए नागार्जुना सागर की, तो नागार्जुना सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर आपको देखने को मिल जाता है। और कृष्णा नदी कहाँ है? तो ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना, जो है तो अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर ये नागार्जुना बांध देखने को मिल जाता है। अगर रिहंद बांध की बात की जाए तो रिहंद बांध परियोजना जो है आपको उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर हो जाता है। क्या होता है? रिहंद नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक, जी हाँ तो पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? जी हाँ तो पहला लोकपाल विधेयक जो है वो कब पेश किया गया? तो 1968 ईस्वी में। कब पेश किया गया? 1968 ईस्वी में जो है पहला लोकपाल बिल पेश किया गया। अगर बात किया जाए लोकपाल की, तो लोकपाल स्वीडन में सर्वप्रथम, जी हाँ तो लोकपाल जो है स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में ओम्बुड्समैन के नाम से स्थापित हुआ। क्या क्या हुआ था? ओम्बुड्समैन के नाम से ये स्थापित किया जाता। भारत में लोकपाल विधेयक जो है 1968 में, जी हाँ तो 1968 में अनेक बार संसद में लाया गया, जो कि पारित नहीं हो पा रहा था। क्या पारित नहीं हो पा रहा था? फाइनली जो है अगर बात किया जाए 2019 में, कब? 2019 में पिनाकी चंद्र घोष, क्या नाम था? पिनाकी, यह तो पिनाकी चंद्र, यह तो पिनाकी चंद्र घोष के द्वारा, किसके द्वारा? घोष के द्वारा, यहाँ तो पिनाकी चंद्र घोष के द्वारा पहला लोकपाल बनाया गया। क्या बनाया गया? पिनाकी चंद्र घोष को जो है पहला लोकपाल बनाया गया। अगर वर्तमान में बात किया जाए कि वर्तमान में लोकपाल कौन है, तो वर्तमान में जो लोकपाल है वो है प्रदीप। कौन है? प्रदीप कुमार, जी हाँ तो प्रदीप कुमार मोहंती। कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती जो है वर्तमान में क्या है? आपके लोकपाल, यानी कि 2023 में जो है लोकपाल हो जाते हैं। जहाँ तो लोकपाल हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होने वाला। अगर बात किया जाए राज्यों में लोकयुक्त, जी हाँ तो राज्यों में लोकयुक्त पद भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया। इसे जो है राज्यों में लोकयुक्त पद जो होता है उसे भ्रष्टाचार को, करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या, जो तो कौन सी संख्या की स्थापना की गई है? जो तो कौन सी संख्या की, यानी कि कौन सी संस्था की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर जो है ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। क्या की गई है? ग्राम कचहरी की स्थापना की गई। अगर बात किया जाए ग्राम कचहरी की, तो ग्राम कचहरी में कौन कौन होते हैं? तो ग्राम कचहरी में जो है पहले हो जाता है सरपंच। कौन हो जाता है? सरपंच। दूसरा में हो जाता है पंच। कौन हो जाता है? पंच। तीसरा में कौन हो जाता है? न्याय मित्र। कौन होता है? न्याय मित्र। या तो न्याय मित्र। और कौन सा, और कौन हो जाता है? और इसके जो भी, जहाँ तो जी हाँ दोस्तों, इसके जो भी सदस्य होते हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं? ग्राम कचहरी का निर्माण करते हैं। ग्राम कचहरी का क्षेत्र जो है ग्राम पंचायत होता है। जी हाँ तो ग्राम कचहरी का क्षेत्र क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्राम कचहरी में सरपंच एवं पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से पंच और सरपंच का चुनाव किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्न में से, जी तो निम्न में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? जी हाँ तो पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है, जी हाँ तो इसका राइट आंसर जो है वो संविधान का 74वां संशोधन जो है पंचायत से संबंधित नहीं है। इसके अलावा जो है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये आपका सही हो जाता है। उसके बाद सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। जी हाँ तो हमारे यहाँ 5 वर्ष पे जो है इलेक्शन होता है। उसके बाद जो है एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव करवाया जाएगा। जी हाँ तो अगर कोई पंचायत भंग किया जा रहा है तो उसके 6 माह के अंदर, जी हाँ तो 6 माह के अंदर जो है उसका पंचायत किया जाना आवश्यक है। जी हाँ तो पंचायत किया जाना आवश्यक
हो जाता है। अगर बात करें कि 74वां संविधान संशोधन, तो ये गलत है आपका, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। जी हाँ, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या किया गया है, आपको पंचायती राज को जोड़ा गया है। क्या किया गया है, पंचायती राज को जोड़ा गया है। पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय ढांचे पर है। कितने स्तरीय है, त्रिस्तरीय, यह तो त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। किस पर, त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है। जी हाँ, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन हो जाती है, तो वो जो है संतोष यादव हो जाती है। कौन हो जाती है, संतोष यादव जो है वो 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला हो जाती है। अब बात किया जाए कि 2 बार जब इन्होंने चढ़ा, तो 2 बार कब कब चढ़ा, तो पहली बार जो है 1992 में चढ़ाई की, दूसरी बार जो है 1993 में। जी हाँ, तो पहली बार 1992 में और दूसरी बार जो है वो क्या हो जाती है, 1993 में इन्होंने चढ़ाई की। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो जापान की थी, क्या थी, जापान की थी, वो पहली महिला कौन थी, तो वो थी जुमको तेवई। कौन थी, जुमको तेवई। ध्यान दीजिएगा, जुमको तेवई जो थी वो पहली महिला हो जाती है। अगर बात करें भारत की प्रथम महिला जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, कौन सी हो जाती है, तो भारत की पहली महिला जो है वो बछेंद्री पाल हो जाती है। कौन हो जाती है, बछेंद्री पाल हो जाती है। इन्होंने जो है 1984 में कब चढ़ाई की, 1984 में इन्होंने चढ़ाई की। अगर कामी रीता शेरपा की बात की जाए, तो कामी रीता शेरपा की बात की जाए, तो ये जो है आपकी कितनी बार, 27 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का सफलता पाई है। जी हाँ, तो रीता शेरपा। जी हाँ, तो कामी रीता, जी हाँ, तो रीता शेरपा जो है इन्होंने क्या किया है, आपको 27 बार, कितना बार, 27 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड हासिल किया। उसके बाद जो है अगर बात किया जाए एवरेस्ट पर सर्वप्रथम, जी हाँ, तो सर्वप्रथम जो है कब, 29 मई, जी हाँ, तो 29 मई 1953 को जो है न्यूजीलैंड के एमंड हिलेरी, कौन थे, एमंड, ध्यान दीजिए, एमंड हिलेरी जो थे वो पहली बार, यह तो एमंड हिलेरी जो थे वो पहली बार जो है इन्होंने चढ़ने में सफलता हासिल की थी। जी हाँ, तो एमंड हिलेरी, और इनके साथ थे शेरपा, कौन थे, शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। जी हाँ, तो शेरपा तेंजिंग नॉर्गे जो थे इनके साथ चढ़ाई सबसे पहले करी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है। जी हाँ, तो गांधीवादी जो विचारधारा है उसका मूल आधार जो है वो क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है धर्म और नैतिकता। जी हाँ, तो धर्म और नैतिकता जो है वो गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार। अगर बात करें गांधी धर्म, जी हाँ, तो महात्मा गांधी धर्म को राजनीतिक से जोड़कर देखते थे। क्या करते थे, धर्म को जो है वो राजनीति से जोड़ते थे। क्या करते थे, राजनीति से जोड़कर देखते थे। और महात्मा गांधी का मानना था कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, जी हाँ, तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और गांधी जी सत्य अहिंसा के सर्वाधिक महत्व देते थे। क्या करते थे, सत्य और अहिंसा। दी तो सत्य और अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना और साथ ही साथ सत्य बोलना इनका क्या था, परम कर्तव्य था। और ये सबसे अधिक सत्य और ये सबसे अधिक महत्व सत्य को देते। किसको देते थे, सत्य, यानी कि हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चलना। उसके बाद जो है गांधी जी लघु और कुटीर उद्योग के समर्थक थे। क्या थे, गांधी जी जो थे वो लघु, कौन से, लघु और कुटीर उद्योग के समर्थन में रहते थे। क्या करते थे, लघु और कुटीर उद्योग के समर्थन में रहते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो, जी हम, तो अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। जी हाँ, तो किसके दरबार में जो थे वो प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। जी हाँ, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन रहते थे, अमीर खुसरो रहा करते थे। क्या करते थे, अमीर खुसरो रहा करते थे। अमीर खुसरो जो है वो सितार, कौन सा, सितार, और ध्यान दीजिएगा सितार और तबला, कौन सा, तबला के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सितार और तबला के जो है वो जनक यानी कि आविष्कारक माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने जो है बलबन से लेकर के, जी हाँ, तो बलबन से लेकर के, कहाँ से, बलबन से लेकर के आपको कुतुबुद्दीन, यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक तक, या तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तक जो है
8 शासकों का काल देखा इन्होंने। क्या किया है? 8 शासकों का काल इन्होंने देखा। अगर बात किया जाए अमीर खुसरो को, तो अमीर खुसरो को जो है तोताए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोताए हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो ने एक रचना लिखी थी, किरान उल सादेह। जी हाँ, तो किरान उल सादेह, क्या नाम है? किरान उल सादेह। क्या नाम है? किरान उल सादेह नाम से एक रचना इन्होंने लिखी थी। और ये अमीर खुसरो गयासुद्दीन के भी क्या रह चुके हैं? दरबारी रह चुके हैं। क्या? गयासुद्दीन बलबन के भी ये आपके दरबारी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कि धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? क्या है? जनता के लिए जो है वो अफीम है। तो ये मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने जो है यह कथन कहा था कि जनता के लिए जो है यह अफीम है। क्या है? अफीम है। और ये जो है आपको गांधी जी जो है धर्म और राजनीति को अलग रखते थे। क्या रखते थे? अलग रखते थे। लेकिन ये जो है गांधी जी साथ रखते थे। लेकिन ये जो है आपका क्या था? गांधी ये जो धर्म और राजनीति को जो है वो क्या करता था? अलग अलग नजरिए से देखता था। क्या करता था? अलग अलग नजरिए से देखने वाला व्यक्ति हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने ही जो है दास कैपिटल पुस्तक की लिखा था। किसका? दास, या तो दास कैपिटल की पुस्तक के लेखक जो है वो कौन हो जाते हैं? आपके यही हो जाते हैं, कार्ल मार्क्स हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है पतंजलि। जी हाँ, तो पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। जी हाँ, तो पतंजलि किसके संकलन के लिए जो है वो विख्यात हो जाते हैं? तो पतंजलि जो है योग सूत्र के लिए, किसके लिए? योग सूत्र के लिए विख्यात हो जाते हैं। पतंजलि ने जो है योग दर्शन के जनक, जी हाँ, तो पतंजलि को जो है योग दर्शन के, जी हाँ, तो योग दर्शन के क्या माने जाते हैं? सूत्रपात, यानी कि जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? जनक ये माने जाते हैं। अगर बात किया जाए कि पतंजलि भारत में मान्यता प्राप्त 6 दर्शन है। कितने दर्शन हैं? 6 दर्शन आपको हो जाता है। पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? पुष्य, ध्यान ध्यान दीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहने वाला क्या था? एक आपका दरबारी था। अगर बात किया जाए आयुर्वेद और ऋग्वेद का उपवेद है। जी हाँ, तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद हो जाता है। क्या हो जाता है? आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का, कौन सा वेद का? ऋग्वेद का जो है वो उपवेद माना जाता है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखे। जी हाँ, तो पतंजलि ने जो है महाभाष्य की रचना की है। किसकी? महाभाष्य की रचना की है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है रजत क्रांति का संबंध है। तो रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? तो रजत क्रांति का संबंध जो है आपको अंडा उत्पादन से हो जाता है। किस हो जाता है? अंडा उत्पादन से जो है रजत क्रांति का संबंध हो जाता है। दुग्ध उत्पादन से किस क्रांति का संबंध होता है? तो ये श्वेत क्रांति, कौन सा क्रांति? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से हो जाता है। तिलहन उत्पादन, ध्यान दिएगा कि तिलहन उत्पादन से जो है किसका संबंध होता है? तो पीली क्रांति, कौन सी क्रांति? पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से हो जाता है। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए आलू उत्पादन, कौन सा उत्पादन? आलू उत्पादन से तो गोल क्रांति हो जाता है। कौन सा क्रांति हो जाता है? गोल क्रांति हो जाता है। अनाज उत्पादन, अनाज उत्पादन जो है आपको हरित क्रांति हो जाता है। कौन सा हो जाता है? हरित क्रांति जो है अनाज उत्पादन से संबंधित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है पतंजलि इसके संकलन, ये तो फिर से आगे क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है, तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? जो है, तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है किस राज्य में हो जाता है? तो ये जो है असम राज्य में होता है। कहाँ होता है? असम राज्य में देखने को मिल जाता है। इसे जो है वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? पोवा फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट को जो है वन्य जीव अभयारण्य का क्या किया गया है? आपको दर्जा दिया गया। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा है। क्या है? नामदफा, जी हाँ, तो नामदफा और साथ ही साथ माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा आपको। अगर बात की जाए असम की, तो असम में जो है
आपको राजीव गांधी, कौन सा, राजीव गांधी, और साथ साथ ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए सिक्किम की, तो सिक्किम में जो है आपका कौन सा हो जाता है, सिक्किम में जो है कंचनजंगा, कौन सा हो जाता है, कंचन, जी हाँ, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें, जी हाँ, तो अगर बात करें कि असम में जो है, असम जो है ये आपका छठवां राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे बन रहा है, जो कि रायमोना है, कौन सा है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कहाँ, आपको असम राज्य में बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि भारत का, जो है तो भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। तो भारत का मानक समय रेखा जो है वो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से, मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो कि इलाहाबाद, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि जो कि आपके इलाहाबाद के पास नैनी है, क्या है, इलाहाबाद के पास नैनी से ये गुजरती है, क्या करती है, इलाहाबाद के पास नैनी से ये गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा जो है वो जीएमटी है, क्या है, जीएमटी 5.5 घंटा आगे है, क्या है, 5.5 घंटा आगे चलती है। अगर बात करें भारत के मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री है, कितना है, 82.5 डिग्री आपको पूर्वी देशांतर हो जाता है, क्या होता है, पूर्वी देशांतर हो जाता है, जी हाँ, तो पूर्वी देशांतर हो जाता है। अगर बात करें कि मानक समय रेखा जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य हो जाता है, तो पहला राज्य जो है वो आपको उत्तर प्रदेश हो जाता है, दूसरा जो है आपको मध्य प्रदेश हो जाता है, तीसरा जो है छत्तीसगढ़ हो जाता है, चौथा जो है ओडिशा हो जाता है, क्या होता है, ओडिशा हो जाता है, पांचवा जो है आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करें कर्क रेखा की, कौन सी रेखा की, कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला जो हो जाता है आपको गुजरात, या तो पहला गुजरात, दूसरा आपको क्या हो जाता है, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा जो है वो क्या हो जाता है, चौथा जो है आपको छत्तीसगढ़ होता है, पांचवा जो है झारखंड हो जाता है, सातवां जो है वेस्ट बंगाल हो जाता है, छठा और सातवां जो है त्रिपुरा हो जाता है, क्या होता है, त्रिपुरा हो जाता है, जी हाँ, तो त्रिपुरा, और आठवां जो है आपको मिजोरम आपको देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हम्पी का, जी हाँ, तो हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, जी हाँ, तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है वो किस राज्य में देखने को मिलता है, तो ये जो है आपको कर्नाटक राज्य में, किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में हम्पी का खुला जो है संग्रहालय आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए विजयनगर की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो कब की गई थी, 1300, जी हाँ, तो 1336 में की गई थी, क्या की गई थी, 36 में की गई थी, जी हाँ, तो 1336 में। हजारा मंदिर और विठल मंदिर जो है वो भी हम्पी में ही है, कहाँ है, हजारा मंदिर और आपका विठल मंदिर, जी हाँ, तो विठल मंदिर, ये दोनों के दोनों जो है आपको हम्पी में देखने को मिल जाएगा, जी हाँ, तो हम्पी में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें कि इसने, जी हाँ, तो कुतुबशाही वंश ने राजधानी गोलकुंडा था, क्या था, कुतुबशाही राजवंश का जो राजधानी था वो गोलकुंडा था। बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो है वो गुलमर्ग था, क्या था, बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी गुलमर्ग आपको हो जाता। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भाभा, जी हाँ, तो भाभा परमाणु रिएक्टर सेंटर कहाँ स्थित है, तो भाभा परमाणु रिएक्टर सेंटर की अगर बात किया जाए तो ये जो है मुंबई में हो जाता है, कहाँ हो जाता है, मुंबई में आपको देखने को मिल जाएगा, जी हाँ, तो मुंबई में देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए कि आपको जो है आपको का, तो ध्यान दीजिएगा कि तारापुर, कौन सा पुर, तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो ये हो जाता है महाराष्ट्र में, कहाँ जाता है, महाराष्ट्र में हो जाता है। अगर बात किया जाए राजस्थान विद्युत गृह जो है, तो राजस्थान विद्युत गृह कहाँ हो जाता है, तो राजस्थान विद्युत गृह जो है आपको रावत भाटा राजस्थान में हो जाता है, कहाँ होता है, रावत भाटा, जिसको रावत भाटा विद्युत केंद्र भी कहते हैं, रावत भाटा राजस्थान में हो जाता है। अगर बात करें नरौरा की, जी हाँ, तो नरौरा कहाँ स्थित है, तो नरौरा जो है आपको यूपी में है, कहाँ है, यूपी, जो कि बुलंदशहर में स्थित है, क्या है, बुलंदशहर में स्थित है। उसके बाद जो हो जाता है काकरा पारा, जी हाँ, तो काकरा पारा कहाँ स्थित है, तो काकरा पारा जो है आपको सूरत में है, कहाँ है, सूरत में। सूरत कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित हो जाता है। अगर बात किया जाए कि कैगा, कौन सा, कैगा कहाँ स्थित है, तो कैगा जो है आपको कैगा परमाणु विद्युत गृह
कर्नाटका में स्थित हो जाता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जी हाँ, तो भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बंगाल। जी हाँ, तो बंगाल का डेल्टा क्षेत्र जो है वो जूट उत्पादन के लिए क्या है? प्रमुख है। अगर बात किया जाए बंगाल का डेल्टा क्षेत्र, इसका नाम जो है सुंदरबन है। क्या है? सुंदरबन डेल्टा के नाम से इसे जाना था। सुंदरबन जो है सुंदरी नाम की वृक्ष के कारण, जी हाँ, तो सुंदरी नाम की वृक्ष के कारण जो है इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। क्या पड़ा है? सुंदरबन पड़ा है। अगर बात बात करें, भारत बांग्लादेश जो है जूट उत्पादन का एकाधिकार है। क्या है? भारत और बांग्लादेश जो है जूट उत्पादन का जो है वो एकाधिकार देश है। अगर बात करें, बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो है पूर्णिया जिले में होता है। कहाँ होता है? पूर्णिया जिले में जो है जूट का उत्पादन बिहार में सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कि नीलगिरी की, जी हाँ, तो नीलगिरी के पहाड़ क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में जो है वो कॉफी की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कॉफी की खेती की जाती है। नारियल की खेती जो है वो कोस्टल एरिया में की जाती है। कहाँ की जाती है? कोस्टल एरिया में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है आपकी चाय की भी खेती की जाती है। किसकी? चाय की भी खेती की जाती है। कॉफी के लिए जो है आपको कौन सा? तो ऊंची क्षेत्र चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए चाय की खेती में जो है असम सबसे आगे हो जाता है। क्या होता है? असम सबसे आगे हो जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं की बात की जाए तो संस्कृत जो है 2008 ये आपका सुमेलित नहीं है। इसके अलावा कन्नड़ 2008 हो जाता है, मलयालम 2013 हो जाता है, ओडिशा जो है 2014 हो जाता है। जी हाँ, तो 2014 हो जाता है। संस्कृत जो है इसे 2005 में, कब? 2005 में जो है मान्यता प्राप्त हुआ है। 2005 में। अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है यूएनए सुरक्षा परिषद में किसने कितने अस्थायी देश है? जी हाँ, तो यूएनए के सुरक्षा परिषद में जो है कितने अस्थायी देश हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है 5 अस्थायी देश हो जाते हैं। कितने अस्थायी देश होते हैं? 5 अस्थायी देश हो जाता है। अगर पांचों की बात की जाए तो कौन कौन सा हो जाता है? पहला हो जाता है यूएसए, दूसरा हो जाता है तीसरा हो जाता है चीन। कौन सा हो जाता है? चीन। चौथा रूस और पांचवा इंग्लैंड आपको देखने को मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि 2 वर्ष के लिए, जी हाँ, तो 2 वर्ष के लिए बनाया जाता है। और भारत जो है इसका अस्थायी सदस्य हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ हो जाता है? तो ये मनीला में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? मनीला में हो जाता है। इसकी स्थापना जो है 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 1966 को जो है इसका क्या हो जाता है? आपको स्थापना हो जाता है। अगर इसके, जी हाँ, तो 1966 में इसकी स्थापना हो जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है भारत की खोज पुस्तक, या तो भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किले, जी हाँ, तो अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज किसने लिखी है? तो भारत की खोज पुस्तक लिखने वाले का नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है अहमदनगर किले के जेल से, जी हाँ, तो अहमदनगर किले की जेल से जो है भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की थी। जी हाँ, तो जिसमें जो है इन्होंने जो है विश्व इतिहास की झलक, एक और पुस्तक लिखी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व, जी हाँ, तो विश्व इतिहास की, जी हाँ, तो विश्व इतिहास की झलक पुस्तक जो है इन्होंने ही लिखी है। किन्होंने? आपके जवाहरलाल नेहरू ने। हरिजन पत्रिका की अगर बात की जाए तो इन्होंने महात्मा गांधी ने चलाया था। किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने जो है हरिजन नाम की पुस्तक लिखी। और हिंद स्वराज पुस्तक भी जो है आपको किसने? महात्मा गांधी ने ही चलाई है। यह तो अगर बात किया जाए, यह तो अगर बात किया जाए कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो है सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है राशियों की कुल संख्या। जी हाँ, तो राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या जो है आपको 12 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। अगर बात की जाए कि नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो नक्षत्रों की कुल संख्या जो है
आपको 27 हो जाता है। कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या, जी हाँ, तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी हो जाती है? तो ग्रहों की संख्या जो है वर्तमान में 8 हो जाता है। कितने हो जाता है? 8 हो जाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह की बात की जाए तो आपको शुक्र हो जाता है। क्या हो जाता है? शुक्र हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है, कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? जो है तो गठन में शामिल रहा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ओ हुम। जी हाँ, तो ए ओ हुम जो है क्या थे? आपके शामिल थे। अगर बात किया जाए ए ओ हुम तो ए ओ हुम जो है वो आपके बॉम्बे में, जी हाँ, तो बॉम्बे में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। कहाँ की गई थी? बॉम्बे में 1800, जी हाँ, तो 1885 में जो की गई थी, इसके अधिकारी ये रह चुके हैं। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो आपके हो जाते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन होते हैं? डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है? तमस उपन्यास, या तो तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास की बात की जाए तो तमस उपन्यास के लेखक जो है वो भीष्म साहनी है। कौन है? भीष्म साहनी जो हो जाते हैं तमस उपन्यास के लेखक। अगर बात करें प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद जो है गोदान, कौन सा? गोदान और गबन, जी हाँ, तो गबन दो महत्वपूर्ण इनके क्या है? उपन्यास हो जाते हैं। गोदान और गबन के लेखक कौन है? आपको प्रेमचंद हो जाते हैं। अगर बात करें अमृता प्रीतम की, तो अमृता प्रीतम में जो है एक महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा जिनका नाम है कागज ते कैनवास। क्या नाम है? कागज, जी हाँ, तो कागज ते कैनवास, कैनवास जो है इन्होंने ही लिखा है। जी हाँ, तो इन्होंने ही लिखा है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय, जी हाँ, तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो है क्लीमेंट एटली। जी हाँ, तो क्लीमेंट एटली जो थे वो भारतीय आज़ादी के समय थे। आपके कौन थे? ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था? यानी कि पूना पैक्ट इसको जानते हैं, तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में जो है पूना पैक्ट हुआ था। जी हाँ, तो पूना पैक्ट के, या तो पूना पैक्ट पूना के यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में 24 सितंबर, कब? 24 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को जो है वो हुआ था। और यह माना जाता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जवाब में आकर पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किया था। क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न जो है, कह रहा है सिंह, जी हाँ, तो सिंह का संरक्षण होता है, तो सिंह का संरक्षण जो है वो कहाँ होता है? तो आपको गिर नेशनल पार्क में, जी हाँ, तो गिर नेशनल पार्क में जो है क्या होता है? सिंह का संरक्षण होता है। गिर नेशनल पार्क है कहाँ? तो ये जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गुजरात में जो है आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सिंह के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर बात की जाए मानस नेशनल पार्क, तो मानस नेशनल पार्क जो है आपको असम में है। कहाँ स्थित है? असम में, जो कि हाथी के संरक्षण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हाथी के संरक्षण के लिए जाना जाता है। काजीरंगा जो है ये आपका कहाँ जाता है? काजीरंगा भी जो है असम में हो जाता है। ये जो है एक सिंह वाला गेंडा, कौन सा? एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? एक सिंह वाला गेंडा के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। अगर जिम कॉर्बेट की बात की जाए तो जिम कॉर्बेट जो है आपको उत्तराखंड में हो जाता है। कहाँ होता है? उत्तराखंड में हो जाता है। ये जो है बाघ के लिए, किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्या कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियायत से जुड़े हुए थे? तो राजा रवि वर्मा की बात की जाए तो राजा रवि वर्मा जो है त्रावकोर, जी हाँ, तो त्रावकोर रियासत से ये जुड़े हुए हैं। किससे? त्रावकोर रियासत से ये जो है वो जुड़े हुए हैं। इन्होंने, जी हाँ, तो राजा रवि वर्मा ने जो है एक प्रसिद्ध चित्र दुष्यंत, जी हाँ, तो दुष्यंत को क्या किया था? एक प्रेम पत्र
लिखती शकुंतला से है। जी हाँ, तो प्रसिद्ध चित्र दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती एक शकुंतला से इनका संबंध हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। जी हाँ, तो किसका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक में हो जाता है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में हो जाता है। जी हाँ, तो जो कि बिहार में पटना के निकट क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। क्या करती है, पटना के निकट गंगा में आकर मिल जाती है। जी हाँ, तो पटना के निकट आपको मिल जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर का पठार है। क्या है, छोटा नागपुर का पठार जो है आपका पुनपुन नदी का उद्गम स्थल हो जाता है। अगर बात किया जाए कि ये जो है अमरकंटक जो है भारत के मध्य प्रदेश के अपुनपुर जिले में स्थित है। क्या है, अमरकंटक जो है अपुनपुर गांव में भारत के स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब स्थापित किया गया था, यानी कि कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है 31 दिसंबर 1929 को। कब, 31 दिसंबर 1929 को जो है आपके पूर्ण स्वराज संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। और ये जो है लाहौर अधिवेशन में, किसमें, लाहौर अधिवेशन में जो है ये किया गया। और इस अधिवेशन के अध्यक्षता, जी हाँ, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जे.एल. नेहरू ने किया था। किसने किया था, जे.एल. नेहरू ने जो है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है मार्को पोलो। जी हाँ, तो मार्को पोलो 1292 से 1294 के बाद किससे भारत आया था, यानी कि किससे भारत आया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो है वेनिस से भारत आया था। कहाँ से, वेनिस से ये जो है ये भारत आया था। मार्को जो है आपको इटली का यात्री था। कहाँ का यात्री था, इटली का ये यात्री हो जाता है। जो तो इटली का यात्री आपको हो जाता है। अगर बात करें मार्को पोलो ने जो है रेशम मार्ग से, या तो रेशम मार्ग से जो है ये क्या क्या था, चीन, यह तो चीन, रेशम मार्ग से चीन का भी इसने यात्रा किया था। जी हाँ, तो चीन का भी यात्रा इसने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारत के संविधान के अनुसार 243 का ख के अधीन कौन सी स्वशासी है। जी हाँ, तो कौन सी स्वशासी संस्था स्थापित की गई। तो कौन सी स्वशासित संस्था स्थापित की गई, तो पंचायत की स्थापना इसके अंतर्गत की गई है। क्या की गई है, इसके अंतर्गत जो है पंचायत की स्थापना की गई है। ये जो है आपको 73वां संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1992। जी हाँ, तो 1992 के तहत जो है क्या किया गया है, पंचायती संस्था का क्या किया गया है, स्थापना किया गया है। और इसको जो है 243, जो 243 के क से लेकर के 243 के न तक, जी हाँ, तो 243 के न तक जो है इसे जोड़ा गया है। क्या किया गया है, जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, सिरपुर में, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वासटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर जो है पांडु वंश, या तो पांडु वंश के शासनकाल में जो है इन्होंने क्या किया था, एक जो है ईंटों से मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तवांग मठ, तो ध्यान दीजिए, तवांग मठ किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध तवांग मठ जो हो जाता है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित हो जाता है, आंध्र प्रदेश में जो है प्रसिद्ध तवांग मठ स्थित हो जाता है। अगर बात की जाए तवांग मठ की, तो तवांग मठ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित, किस संबंधित है, बौद्ध धर्म से ये संबंधित हो जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मठ है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा मठ हो जाता है। इसका निर्माण जो है 1680 से 1681 के दौरान हुआ था। क्या, 1680 से 1681 के दौरान जो है मुराक लामा लाद्रे, क्या नाम था, मुराक लामा लाद्रे के द्वारा जो है वो किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, प्राथमिक विज्ञापन, जो है तो प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है। तो प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समर्थक मूल्य का निर्धारण। जो है तो समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है ये नहीं करती है। इसके अलावा जो है उपज की बिक्री करना, यातायात की सुविधा देना और संग्रहण करना, ये तीनों कार्य जो है प्राथमिक
प्राथमिक विपणन समिति का हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। नाइक का अर्थ क्या होता है? तो नाइक का अर्थ क्या हो जाता है? तो विजय की यूनानी देवी। जो है तो विजय की यूनानी देवी जो है, इसका क्या होता है मतलब हो जाता है। नाइक का जो स्लोगन है, जी हाँ, तो नाइक का जो स्लोगन है क्या है? जस्ट डू इट। क्या है? जस्ट डू इट जो है इसका स्लोगन हो जाता है। और नाइक जो है आपके अमेरिका की कंपनी हो जाती है। कहाँ कंपनी हो जाती है? अमेरिका की कंपनी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं की बात की जाए तो विधानसभा स्पीकर सुमेलित नहीं है, बल्कि विधानसभा में जो है इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। जी तो अध्यक्षता करते हैं। अगर बात किया जाए किसकी? लोकसभा की, तो लोकसभा जो है आपको ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 93 या तो अनुच्छेद 93 जो है इसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष का उल्लेख किसमें मिलता है? आपको अनुच्छेद 93 में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्य के लिए, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जो है कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा के लिए जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ये जो है अनुच्छेद 80 के द्वारा, किसके द्वारा? अनुच्छेद 80 के द्वारा जो है वो मनोनीत किया जाता है। और अगर बात किया जाए लोकसभा में, कहाँ? लोकसभा में जो है 300 जो है तो 331 अनुच्छेद के द्वारा जो है राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता है? मनोनीत करता है। लेकिन आपको अनुच्छेद 332 के तहत, यह तो 332 के तहत जो है अनुसूचित जाति यानी कि SC ST, यह तो SC ST के को विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। और 333 के, यह तो अनुच्छेद 333 के तहत जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को विधानसभा में, कहाँ? विधानसभा में आपको मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। लेकिन 104, यह तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत में एंग्लो इंडियन को, तो एंग्लो इंडियन को जो है संरक्षण यानी कि आरक्षण नहीं बढ़ाया गया, यानी कि इसे समाप्त कर दिया गया। जितने भी एंग्लो इंडियन थे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न है, डोल उत्सव या फिर डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो डोल उत्सव या फिर डोल जात्रा त्योहार जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जो कि आपको क्या हो जाता है? आपके रंगों का त्योहार, जो बसंत के मौसम में, बसंत के मौसम के शुरुआत का त्योहार हो जाता है। यह त्योहार जो है भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। किसे? कृष्ण और राधा को समर्पित है। किसको? भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित हो जाता है। अगर बात किया जाए कि असम में, तो असम में बिहू मनाया जाता है। क्या मनाता है? बिहू मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? जो है तो किसे जो है सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है बद्री नारायण। जी है तो बद्री नारायण को जो है क्या किया गया? सम्मानित किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनको किस चीज के लिए सम्मानित किया गया है? तो जो है तुमड़ी के शब्द, क्या? तुमड़ी के शब्द जो है इन्हें सम्मानित किया गया। ये क्या था? तो ये एक जो है आपको कविता हो जाता है। क्या होता है? कविता हो जाता है। अगर बात करें अनुराधा राय को जो है इंग्लिश के लिए, किसके लिए? इंग्लिश के लिए जो है इन्हें सम्मानित किया था। और इन्हें किसके लिए दिया गया है? तो ऑल लाइव वी नेवर लीव। जी हाँ, तो ऑल लाइव वी नेवर लीव के लिए जो है अनुराधा राय को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अगर बात करें अजीत आजाद को, तो अजीत आजाद को जो है मैथिली के लिए, किसके लिए? मैथिली के लिए जो है इसे सम्मानित किया गया। अगर बात किया जाए तो अगर बात किया जाए कि इन्हें किस चीज के लिए दिया गया है, तो पेन ड्राइव। जी हाँ, तो पेन ड्राइव से पृथ्वी नामक, जी हाँ, तो पेन ड्राइव से पृथ्वी नामक कविता के लिए इन्हें दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी, जी हाँ, तो विक्ट्री सिटी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो विक्ट्री सिटी की अगर बात किया जाए तो ये जो है सलमान रिश्दी के द्वारा, किसके द्वारा? सलमान रिश्दी के द्वारा जो है वो लिखा गया। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक और तो द साइंटिफिक वर्सेस है। क्या है? द साइंटिफिक। ध्यान दीजिए,
सैंटनिक वर्सेज जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, तो सैंटनिक वर्सेज इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत के शतरंज, जी हाँ, तो भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गए हैं? तो कौन आगे निकल गए हैं? तो डी गुकेश। जी हाँ, तो डी गुकेश जो हैं वो क्या हो गए हैं? आगे निकल गए हैं इनसे। जी हाँ, तो आगे निकल गए हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 12 से 19 सितंबर, ध्यान दीजिए, 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के, जी हाँ, तो ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इला वेनिल वाला रिनवान, जी हाँ, तो वाला रिवान ने जो है क्या कर लिया? स्वर्ण पदक इसमें जीत लिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये अगर बात किया जाए ये कहाँ हुआ है ये खेल, तो ये रियो डे जिनेरियो में हुआ है। कहाँ हुआ है? रियो डे जिनेरियो में हुआ है। इस विश्व कप में भारत को एक रजत पदक मिला। क्या मिला है? रजत पदक मिला। किसके द्वारा मिला है? तो निश्चल के द्वारा मिला है। किसके द्वारा? निश्चल के द्वारा जो है वो मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक जो हैं वो गुटेनबर्ग हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? गुटेनबर्ग जो हैं वो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक हो जाते हैं। इन्होंने लगभग जो है 1490 ईस्वी में, कब? 1490 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या किया था? आपके प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार लगभग किया था। जी हाँ, तो लगभग किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? जी हाँ, तो कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है तिरुवनंतपुरम में। जी हाँ, तो तिरुवनंतपुरम में जो है आपको किया गया। अगर बात करें G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो G20 शिखर सम्मेलन जो है वो आपके भारत मंडपम में किया गया। कहाँ किया गया? भारत मंडपम में। कहाँ? मंडपम में जो है ये किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तुम्हारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित पुस्तकों में विमेलित को चुनिए। तो विमेलित मतलब जो गलत मेल किया हुआ है। तो बिदर इंडिया जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा। क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा है, बल्कि जो है इसको किसने लिखा है? जे एल नेहरू ने लिखा है। किसने लिखा है? जे एल नेहरू ने लिखा है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। इंडिया एंड कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बिहार में 1857 की क्रांति का नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो वीर कुंवर सिंह का देहांत जो है कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो है 26 अप्रैल 1858 में। जी हाँ, तो 26 अप्रैल 1858 में जो है इनका जो है देहांत हो गया। जी हाँ, तो देहांत हो गया। लगभग जो है इनकी उम्र, जी हाँ, तो उनकी उम्र जो है 80 वर्ष हो गई थी। कितनी हो गई थी? 80 वर्ष की उम्र में जो है इनका मृत्यु हो गया, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। या तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो थे वो किस गांव के निवासी थे? तो आपके जो है मुरली भरवाहा, जी हाँ, तो मुरली भरवाहा गांव के ये निवासी हो जाता है। राजकुमार शुक्ल किस चीज के लिए फेमस हो जाते हैं? तो राजकुमार शुक्ल ने जो है आपको गांधी जी को, किसको? गांधी जी को क्या करने के लिए? सत्याग्रह करने के लिए आमंत्रित किया था। क्या किया था? सत्याग्रह करने के लिए आमंत्रित किया था। और इन्होंने जो है चंपारण में, जी हाँ, तो चंपारण में जो है पहला क्या किया था? अपना सत्याग्रह किया था। और ये जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और उनका पहला सत्याग्रह चंपारण में ही हुआ था गांधी जी का। अगला प्रश्न है सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? जी हाँ, तो सदाकत आश्रम के लिए जमीन किसने दान दी थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खैरू मियाँ ने। जी हाँ, तो खैरू मियाँ ने जो है सदाकत आश्रम के लिए लगभग 20 एकड़ जमीन क्या किया था? दान में दे दिया था। जी हाँ, तो दान में दे दिया गया था, जो कि आपके असहयोग आंदोलन के दौरान जो है आपको सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनकी मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष
1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात जो है किसने कही है? तो इसका राइट आंसर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो ये बात कही। अगर महात्मा गांधी की बात की जो है, ये इन्होंने जो है या करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था? करो, जी हाँ, तो करो या मरो का नारा जो है इन्हीं ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवार आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो यह जो है किस नियम का पालन करता है? तो यह जो है आपके न्यूटन के प्रथम गति के नियम को पालन करता है। इसी को जो है जड़त्व, जी हाँ, तो जड़त्व का नियम भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम जो है इसी को कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए न्यूटन के तृतीय गति के नियम की, तो तृतीय गति जो है आपके हर क्रिया के, या तो हर क्रिया के विपरीत क्रिया, क्या है? हर क्रिया के विपरीत क्रिया जो है न्यूटन के थर्ड गति का नियम हो जाता है। तो थर्ड गति का नियम हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है हमारा कहा जा रहा है, एक साधारण आवर्धक, जी हाँ, तो एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होते हैं। तो साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल होते हैं? तो छोटी फोकल, या तो छोटी फोकल लंबाई की उत्तल लेंस, या तो छोटी फोकल लंबाई की उत्तल लेंस जो है उसमें शामिल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर, या तो परमाणु क्रमांक पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो आपको आधारित हो जाती है। अगर बात की जाए कि इसके जन्मदाता कौन है, तो इसको जन्मदाता जो है आपके मोस्ले को माना जाता है। किसे माना जाता है? मोस्ले को जो है माना जाता है। अगर बात किया जाए इसमें वर्गों की कुल संख्या जो है कितनी है? 18 है। कितनी है? वर्गों की कुल संख्या जो है 18 हो जाता है। कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र क्या हो जाता है? तो CnH2n+2 जो है एल्केन का सूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्केन का सूत्र हो जाता है। अगर एल्कीन की बात की जाए, जी हाँ, तो एल्कीन की बात की जाए तो एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। अगर बात किया जाए कि आपको ध्यान दीजिएगा एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सूत्र जो है CnH2n-2 जो है एल्काइन का सूत्र हो जाता है। अगर बात किया जाए, तो अगर बात किया जाए CnH2n+1 की किसका सूत्र है, तो एल कील का, ध्यान दीजिए एल कील का ये सूत्र हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, संभारिक परमाणु में, जी हाँ, तो संभारिक परमाणुओं में, तो संभारिक परमाणुओं में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो न्यूक्लियॉन, जी हाँ, तो न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है। क्या होती है? न्यूक्लियॉन की संख्या जो है संभारिक परमाणु में आपको समान देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये जो है सोडियम के कारण। किसके कारण? सोडियम के कारण। सॉरी दोस्तों, जल की कठोरता जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जो है जल की कठोरता होती है। क्या होती है? जल की कठोरता क्या होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जो है जल की कठोरता होती है। जल की अस्थायी कठोरता जो है लाइम वाटर को मिलाकर, किसको? लाइम वाटर को मिलाकर के क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। या तो दूर किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता को उबालकर आसवन भी करके दूर किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? आसवन विधि से भी दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक? तो ल्यूमेन जो है आपके ज्योति फ्लक्स का हो जाता है। किसका हो जाता है? ज्योति फ्लक्स का जो है आपका मात्रक हो जाता है। अगर बात किया जाए आपको कैंडेला, क्या बात की जाए? कैंडेला, ध्यान दीजिएगा, कैंडेला जो है वो किसका होता है? तो ज्योति तीव्रता का हो जाता है। क्या होता है? ज्योति तीव्रता का जो है ये मात्रक हो जाता है। जहाँ तो ज्योति तीव्रता का जो है आपको कैंडेला हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता जो है लगभग 78% हो जाता है। कितना होता है? 78% हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग 21% होती है। कितना होता है? लगभग 21% हो जाती है। अगर बात करें CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03% जो है वो CO2 की मात्रा हो जाती है। बाकी के जितने भी हैं 0.71% जो है वो आपके बाकी गैसों की मात्रा
हो जाती है। अगर बात की जाए आर्गन की मात्रा, किसकी मात्रा, आर्गन की मात्रा, तो आर्गन की मात्रा जो है 0.9% है। कितना है, 0.9% आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए ओजोन जो है, तो ओजोन लेयर जो है आपको क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रे से हमें बचाती है, यानी कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करती है, बचाती है। जी हाँ, तो ओजोन को मापने की इकाई जो है वो डावसन कहलाती है। क्या कहलाती है, डावसन कहलाती है। क्या कहलाती है, डावसन कहलाती है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि सूर्य से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सूर्य से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। सबसे कम जो है लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, सबसे कम जो है लाल रंग का प्रकीर्णन होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंद्रधनुष में जो है 7 रंग, जी हाँ, तो 7 रंग का निर्माण होता है। कितने रंगों का निर्माण होता है, 7 रंगों का निर्माण हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव सही क्रम में है। जी तो सही क्रम में कौन से हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है बी सबसे आगे हो जाएगा। पहले ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद आपका नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है, तो किस विटामिन को जो है थायमिन के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है विटामिन बी 1 को जो है थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। अगर विटामिन बी 2 की बात की जाए, विटामिन बी 2 की बात की जाए, तो विटामिन बी 2 को जो है राइबोफ्लेविन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। जी हाँ, तो राइबोफ्लेविन कहा जाता है। अगर बी 3 की बात करें, जी हाँ, तो बी 3 की बात करें, तो बी 3 जो है आपको क्या कहलाता है, नियासिन कहलाता है। क्या कहलाता है, नियासिन कहलाता है। विटामिन बी 12 को जो है आपको साइनेकोब्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेकोब्लेविन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करना। क्या करना, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना जो है वो क्या कार्य है, आपको आरएनए का मुख्य कार्य हो जाता है। अगर बात किया जाए लाइसोसोम, किसकी, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली जो है कहा जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा का पावर हाउस। तो ऊर्जा का यानी कि कोशिका गृह का पावर हाउस क्या कहा जाता है, पावर हाउस जो है वो कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो है वो किस काम के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है, यानी कि कपड़ों की छपाई में और आग को बुझाने में, दोनों में जो है एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्न में से, ध्यान दीजिए कि निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, तो कौन सी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार जो है, तो ऑप्शंस के अनुसार जो है इसका राइट आंसर जो है आपको 2 और 3 जो है आपको क्या हो जाएगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ये दोनों जो है आपको संयोजन अभिक्रिया नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, किसी तत्व के, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जो है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, तो प्रोटॉन की संख्या की अगर बात की जाए तो 18 हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जो है किसी तत्व में बराबर होती है। क्या होती है, बराबर हो जाती है। जी हाँ, तो बराबर हो जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए कि केंद्र में कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर सेल में क्या करता है, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं, बाहर सेल में चक्कर लगाते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, आम में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जी हाँ, आम में जो पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पर्णहरित, या तो पर्ण पीतक यानी कि कैरोटीन के कारण आम में पीला रंग होता है। क्या होता है, आम में पीला रंग होता है। अगर क्लोरोफिल की बात की जाए, तो क्लोरोफिल यानी कि पत्तियों में हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। अगर बात की जाए
टमाटर जी हाँ, तो टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपेन के कारण। किसके कारण? लाइकोपेन के कारण जो है टमाटर में लाल रंग पाया जाता है। मिर्ची में जी हाँ, तो मिर्ची में आपको तीखापन किसके वजह से होता है? कैप्सिकम के कारण। किसके? कैप्सिन के कारण जो है ये तीखापन देखने को मिल जाता है। अगर हल्दी में पीला रंग की बात करें जी हाँ, तो हल्दी में पीला रंग की बात करें तो करक्यूमिन जी हाँ, तो करक्यूमिन के कारण जो है वो हल्दी में पीला रंग देखने को मिलता है। पपीता जी हाँ, तो पपीता में जो पीला रंग होता है वो कैरी काजोथिन जी हाँ, तो कैरी काजोथिन के कारण जो है पपीता में जो है वो क्या होता है? पीला रंग होता है। आलू का हरा रंग जी हाँ, तो आलू का हरा रंग जो है वो किसकी वजह से होता है? सोलेनिन जी हाँ, तो सोलेनिन की वजह से है जो आलू क्या होता है? हरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है तो यह क्या हो जाता है? एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त हो जाती है जी हाँ, तो हल्की हरी कोटिंग प्राप्त होती है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो हल्का हरा कोटिंग अगर लगेगा, ध्यान दीजिएगा कि हल्का हरा कोटिंग अगर लगेगा तो वो क्या है? आपका तांबा से बना हुआ बर्तन है। कैसा है? तांबा से बना हुआ बर्तन है। अगर लोहे का रहेगा बना हुआ बर्तन तो लाल कैसा होगा? लाल आपको कोटिंग लगेगा। कैसा? लाल लगेगा, यानी कि जो रस्ट लगता है तांबा में हरे कलर का, लोहे में लाल कलर का जो है ये लगता है, यानी कि ऑक्साइड को अपने परत पे जमा लेता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, दांतों के डॉक्टर के द्वारा परीक्षण के दौरान दांतों पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो है और कहाँ कहाँ होता है? तो आपके सौर कुकर में। कहाँ होता है? सौर, ध्यान दीजिएगा, सौर कुकर में होता है। और कहाँ होता है? गाड़ी का जो हेडलाइट होता है जी हाँ, तो गाड़ी का हेडलाइट में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट जी हाँ, तो सर्च लाइट में जो है इसका प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने का जो मिरर होता है जी हाँ, तो दाढ़ी बनाने का जो मिरर होता है उसमें भी जो है इसका प्रयोग होता है जी हाँ, तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी दर्पण भी कहलाता है। और उत्तल दर्पण जो है अपसारी दर्पण कहलाता है जी हाँ, तो अपसारी दर्पण कहलाता है। और समतल दर्पण का जो आपका फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत इसका फोकस दूरी हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, एक वृक्ष, ध्यान दीजिए, एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र का ये जो पिरामिड होगा वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, सॉरी सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताएं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एक निश्चित, क्या एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी तो किस निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या निश्चित होगी? इसका राइट आंसर जो है तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो निश्चित हो जाती है। क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। उपभोक्ता वर्ग जो है तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक। जहाँ तो गाय बकरी जितने भी आपके घास खाने वाले होते हैं वो फर्स्ट में रखे गए हैं। सेकंड में जो है आपके मांस खाने वाले, क्या खाने वाले? मांस खाने वाले को रखा गया है। थर्ड में जो है बिन मांसाहारी को भी खाने वाले जो होते हैं वो मांसाहार को खाने वाले जो हैं वो आपके थर्ड में रखे गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा तत्व परमाणु संख्या 33 होती है? किस तत्व की परमाणु संख्या जो है वो 33 होती है? तो इसका राइट आंसर जो है आर्सेनिक की। आर्सेनिक की परमाणु संख्या जो है वो कितनी होती है? 33 देखने को मिल जाएगा। अगर नियॉन की परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। अगर बात करें बेरियम की परमाणु संख्या तो इसकी परमाणु संख्या जो है 56 होता है। कितना होता है? 56 होता है। आयोडीन की परमाणु संख्या की बात करें तो इसकी 53 होती है। कितनी होती है? 53 जो है इसकी परमाणु संख्या हो जाती है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, HIV का जीन होता है तो HIV का जीन जो है वो क्या होता है? तो SSRNA जो है इसका जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SSRNA का जीन हो जाएगा। HIV जो है क्या होता है? ये एड्स की जानकारी के लिए किया जाने वाला क्या है? आपको परीक्षण है। क्या है? परीक्षण है। HIV रेट्रो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रेट्रो वायरस के कारण जो है HIV होता है। इसकी परीक्षण के लिए जो है एलिसा टेस्ट भी किया जाता है। क्या किया जाता है? एलिसा टेस्ट जो है इस HIV की जानकारी के लिए किया जाता है। जी हाँ, तो HIV की जानकारी के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, तो सत्य कथन को बात कर रहा है। तो सत्य कथन की बात की जाए तो CO2 शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है तो ये भी आपका सही है।
SCO2 गैस चूने के जल को दूधिया कर देता है, तो ये भी आपका सही है। CaCO3 को अकेले गर्म करके CO2 गैस निकाली क्या निकाली जाती है, तो ये भी आपका सत्य है। यानी कि सभी के सभी कथन क्या है, आपके सत्य हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो डी ऑप्शन डी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी सत्य ए में हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, जल में नमक के घोलने से प्राप्त होता है। तो नमक के घोलने से जल में क्या प्राप्त हो जाता है, तो समांगी मिश्रण। क्या हो जाता है, समांगी मिश्रण प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। जी तो कौन सा युग्म जो है वो आपको सही देखने को मिल जाएगा। तो लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती है, पेशी कोशिकाएं तुर्क रूपी होती हैं। तो ये दोनों के दोनों कथन जो है आपको सही है। क्या है, दोनों के दोनों कथन जो है आपके सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे सेट नंबर, जी हाँ तो सेट नंबर 18 के साथ। जी हाँ तो सेट नंबर 18 के साथ मिलने वाले हैं।